हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सभी अच्छे होंगे। और आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, इवन सेमेस्टर। कॉन्ग्रेचुलेशन, रिजल्ट भी आ गया होगा सभी का। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में एक फिर से इम्पोर्टेंट हमारा सब्जेक्ट पावर सिस्टम सेकंड आज हम पढ़ रहे हैं। माई सेल्फ निखिल श्रीवाल। तो पावर सिस्टम सेकंड हमारा पेपर वाइज और कंपटीशन वाइज दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, जिससे मैं मान सकता हूँ 6 to 7 क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, केवल और केवल पावर सिस्टम सेकंड से। और दूसरी बात इसकी ये है कि ये टोटल न्यूमेरिकल पोर्शन इसके अंदर से आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल जिसका अच्छा होगा उसके लिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि इजी वे में ही से टैकल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पावर सिस्टम सेकंड में हमारी यूनिट्स क्या क्या हैं। इसमें हमारी 5 यूनिट आ रही हैं। फर्स्ट, फॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं। सेकंड, लोड फ्लो एनालिसिस कर रहे हैं। थर्ड, ट्रेवलिंग वेव इन पावर सिस्टम पढ़ेंगे। फोर्थ, स्टेबिलिटी ढूंढेंगे। एंड फिफ्थ, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की बात करेंगे, जो कि एक हमें थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन दे के जाएगा। यूनिट 5 हमें थोड़ा थ्योरी पोर्शन दे के जा रही है, बाकी सब न्यूमेरिकल और डेरिवेशन टाइप में मिल रहा है। ईच यूनिट कैरीज 14 मार्क्स, इक्वल मार्क्स। ये सारी यूनिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, जैसा कि आपको पता ही होगा। कुछ प्रीवियस ईयर लिखे हैं मैंने, जिनमें से आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट वन क्या कह रहा है? ड्राइव द रिलेशन टू डिटरमाइन द फॉल्ट करंट। क्या ढूंढना है? हमें फॉल्ट करंट ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है? सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में ढूंढना है, और उसका डायग्राम भी बनाना है। सेकंड कह रहा है ड्यूरिंग 3 फेज फॉल्ट, फिर फॉल्ट की बात हुई है। सीक्वेंस कंपोनेंट शुड बी कैलकुलेटेड, उसके सीक्वेंस कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करने हैं और रीजन देना है। थर्ड कह रहा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉल्ट करंट फॉर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, फिर फॉल्ट करंट की बात हुई है। एंड फोर्थ कह रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस इन पावर सिस्टम। ठीक है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। आज का फ्लोर डायग्राम कुछ इस प्रकार रहेगा हमारा कि ओवरव्यू देख लेते हैं यूनिट का। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिकल कंपोनेंट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की। इनका बेसिक हमें बहुत जरूरी है जानना। बिना इस बेसिक के, सिमेट्रिकल कंपोनेंट के बेसिक्स के, हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। फिर सीक्वेंस पढ़ने हैं हमें कुछ कंपोनेंट्स के, जिन्हें हमने डिवाइड करा है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस में। नेक्स्ट बात करेंगे 3 फेज पावर की। एंड लास्ट करेंगे लेक्चर का फॉल्ट से। एक सिंपल फॉल्ट लेंगे, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। और ये हमारा पावर सिस्टम सेकंड का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो हम फोकस करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की, एनालाइज करने की। ठीक है। जितना हम इसमें एनालाइज कर लेंगे उतना हमारी नेक्स्ट यूनिट में इसका हमें फायदा मिलेगा, और नेक्स्ट पार्ट में इसका फायदा मिलेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो बात कर लेते हैं 3 Ws की। WWW, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट वी शुड नो फॉलोइंग 3 वर्ड्स। हमें 3 वर्ड के बारे में बेटर नॉलेज होनी चाहिए। WWW, what, why and where. What is in the subject, why to study the subject, where it will be used. तो एक एक करके तीनों डब्ल्यू को समझने की कोशिश करेंगे और अपना इंथ्यूजम के साथ इस लेक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहला डब्ल्यू हमारा व्हाट इज पावर सिस्टम। वी ऑलरेडी नो पावर सिस्टम क्या है। एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये पावर सिस्टम कहलाता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, पावर प्लांट से पावर जनरेट हो रही है, फिर ट्रांसमिट हो रही है, एंड फिर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। की पॉइंट्स, की कंपोनेंट्स क्या है इसके? जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लोड हो गया। जनरेशन, जनरेशन से आप क्या समझ रहे हैं? पावर प्लांट्स, जहां पावर हमारी जनरेट हो रही है। ठीक है। जैसे कि बात हो गई थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल, इस तरह के पावर प्लांट है। ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन टू सबस्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियम लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ट्रांसफार्मर। और लोड, जहां हम यूज कर रहे हैं उस पावर को।
तो ये तो अगर मेरे पावर सिस्टम क्या है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अगर हम देखें, वाई वी स्टडी पावर सिस्टम, हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी पावर सिस्टम, क्या मिलेगा पावर सिस्टम पढ़ने से। तो इस डायग्राम में मैंने एक साइंटिस्ट ले रखा है, देख पा रहे हो, चार्ल्स लिएगेट फोर्टस्क्यू, दिख रहा है। तो ये जो साइंटिस्ट था, एक बढ़िया इन्वेंशन कर गया, कुछ कुछ हमारे लिए आसानी दे गया। जो कैलकुलेशन बहुत टफ हो रही थी उस कैलकुलेशन को वो हमारे लिए इजी कर गया। कैसे इजी कर गया, एक थ्योरी दे गया, आप देख पा रहे होंगे नीचे लिखा है नॉन फॉर सिमेट्रिकल कंपोनेंट, थ्योरी दे गया सिमेट्रिकल कंपोनेंट के ऊपर। बहुत इजी कर गया हमारे लिए कैलकुलेशन, बहुत इजी, जैसे कि आप आगे देखेंगे लेक्चर में इजी दिखेगी आपको। ठीक है। तो फंक्शनिंग अगर देखें, स्टडी क्यों कर रहे हैं, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम वोल्टेज रेगुलेशन की अगर बात करें तो कंट्रोलिंग वोल्टेज लेवल्स करना है हमें, पावर फैक्टर करेक्शन, इंप्रूव पावर फैक्टर करेंगे, लोड मैनेजमेंट, मैनेजिंग ऑफ कंट्रोलिंग लोड, फॉल्ट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन भी हमें करनी है। तो इसलिए इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा और तभी हम इस पे आगे काम कर पाएंगे। इन चीजों की हम एनालिसिस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो इसे इजी वे में और क्या इसे हम सूटेबल बना सकते हैं अपने लिए और इंडस्ट्री के लिए और कंपनी के लिए। ठीक है। एनालिसिस सेम, हमें जो पढ़ना है लोड फ्लो स्टडी करनी है हमें। ठीक है। एनालाइज पावर फ्लो, शॉर्ट सर्किट स्टडी करनी है, एनालाइज फॉल्ट करंट, स्टेबिलिटी स्टडी करनी है, एनालाइज सिस्टम स्टेबिलिटी, और हार्मोनिक स्टडी करनी है, एनालाइज दी मिटिगेटिंग हार्मोनिक्स, हार मिटिगेट करना है हार्मोनिक्स को, हार्मोनिक्स को। ठीक है। इसलिए हमें इसकी स्टडी भी जरूरी करनी है, और स्टडी करके करना क्या है, इजी करना है कैलकुलेशन को, कुछ अपना योगदान देना है पावर सिस्टम में। एप्लीकेशन की अगर बात कर लें, वेयर, तो एप्लीकेशन आपको हर जगह दिख रहा होगा, घर से बाहर निकलते ही आपको पावर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है देखना, घर के अंदर तो आ ही रहा है बट बाहर नहीं भी हर जगह देखेंगे तो पावर सिस्टम है। ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है, पावर प्लांट्स में, हाउसेस में, स्टोरेज में, फोटोवोल्टिक सेल्स, पावर क्वालिटी डिवाइस, इंडस्ट्रीज, स्टोरेज अगर करनी हो तो स्टोरेज भी कर रहे हैं हम हर जगह पावर्स की। ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इन प्रोग्रेस, मोर डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, और बात करें अगर रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल सोर्सेज आर नॉट टोटली प्रिडिक्टेबल एंड नॉट अंडर आवर कंट्रोल, अगर रिन्यूएबल सोर्स की बात करें तो प्रिडिक्टेबल है ही नहीं और हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, तो कभी भी जा सकते हैं। तो पावर सिस्टम स्टडी के अंदर जो इसकी एप्लीकेशन हमें देखने को मिली, स्टोरेज भी बहुत जरूरी हो गई। ठीक है। तो ये थी कुछ ट्रिपल डब्ल्यू की बातें जिससे हमारा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में बने, मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब पावर सिस्टम सेकंड की बात करिए तो हम कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करेंगे, जिससे हम इसकी फॉल्ट की कंडीशन, पहली यूनिट हमारी फॉल्ट एनालिसिस है ना, तो हम उसका फॉल्ट कैसे, मतलब उसे हमने जांचना भी है और फिर उसको एनालाइज करके उसको सही भी करना है। ठीक है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, जब मैं बोल रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल पोर्शन है तो आपके पास एक पेपर और सेकंड वन इज कैलसी, कैलसी आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन अगर होगी तो आप कैसे पता लगेंगे क्या कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए कैलसी अपने पास जरूर रखिएगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप तुरंत सीख लेंगे तो इजी रहेगा। चलिए करते हैं लेक्चर स्टार्ट। तो पहला मैं बता रहा हूँ आपको, सिमेट्रिकल कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन की बात बता रहा हूँ। अब जो चीज लिखनी नहीं है वो मैंने स्लाइड में नहीं डाली है, हम इसे बेसिक, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। सिमेट्रिकल कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज सिमेट्रिकल कंपोनेंट। मैं आपसे बात करूं, एक बेसिक बात है, लेट मी ड्रॉ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक्सिस ड्रॉ करी है, और उस एक्सिस के बीच में मैंने एक कंपोनेंट लिया है ये, जिसका नाम मैंने रखा है आर। क्या हमें इतना पता है हम इस कंपोनेंट को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। एक को क्या देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दो कंपोनेंट में तोड़ सकते थे। क्यों तोड़ देते इसे दो कंपोनेंट में, अगर मेरे पास एक वैल्यू है आर, एक वेक्टर है आर, उसे मैं दो कंपोनेंट में क्यों तोड़ना चाह रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल,
कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि इसे जोड़ना, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना इजी हो जाता था एक्स एक्सिस अलोंग, वाई एक्सिस अलोंग, ठीक है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसे तोड़ रहा हूँ। तो ये क्या होता है, मेरा कंपोनेंट में डिवाइड करना होता है। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट की। सिमेट्रिकल कंपोनेंट में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई थ्री फेज सप्लाई है, जैसे मैं आप दिखाता हूँ, थ्री फेज सप्लाई बना लेता हूँ, एक एक दो तीन, जिसे मैंने नाम दे दिया आर वाई बी, रेड येलो ब्लू, है ना। अब ये थ्री फेज सप्लाई अगर मेरी जा रही होगी, जनरेटिंग स्टेशन अगर मान लो, जनरेटर मान लो, तो थ्री फेज जा रही है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, थ्री फेज जा रही है, ट्रांसमिशन हो रहा है, और थ्री फेज जा रही है, ट्रांसमिशन। ओके। अगर ये थ्री फेज है तो इसका कुछ, ये जो ट्रांसमिशन है ये बैलेंस है, अगर ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, या रेजिस्टेंस मान लो इसे, Z1 Z2 Z3 रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अगर ये इक्वल है तो ये बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन होगी तो यहाँ पे जो मेरे वोल्टेज होगी, मैं मान लेता हूँ V सम एंगल डेल्टा, V सम एंगल डेल्टा कुछ प्लस माइनस होगा, और V सम एंगल डेल्टा कुछ एंगल प्लस माइनस होगा। तो ये अगर मेरा बैलेंस कंडीशन है, तो अगर इसमें कहीं भी फॉल्ट होता है, कहीं भी इसमें फॉल्ट होता है, तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन में तीनों भी सेम है और तीनों के इम्पीडेंस भी सेम है। तो मैं एक सर्किट बना के, न्यूट्रल होगा इधर कहीं, एक सर्किट में KVL लगा के इजीली इसे निकाल सकता हूँ, ठीक है, फॉल्ट को निकाल सकता हूँ, फॉल्ट करंट इजीली निकल जाएगा। बट अगर बात करें, ये अनबैलेंस है, अगर ये अनबैलेंस हुआ तो देखेगा, अगर ये अनबैलेंस हुआ, यहाँ V1 V2 V3 और Z1 Z2 Z3, ये तीनों बैलेंस में नहीं है, तो ये अनबैलेंस कंडीशन है। अगर ये अनबैलेंस कंडीशन हुई तो यहाँ पर अगर मैं करंट निकालूंगा तो इक्वेशन जो आएगी इसकी अलग आएगी, सेकंड वाले की अलग आएगी, एंड थर्ड वाले की अलग आएगी। ये तीन इक्वेशन आ जाएंगी जिसके अंदर वेरिएबल्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और जितनी वेरिएबल्स की संख्या उतना ही हमारी इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड, जिसकी कैलकुलेशन इजी नहीं हो पाएगी। तो यहीं पर हमारा जन्म लेता है सिमेट्रिकल कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन, जो हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी मदद कर रहा है फॉर इजी वे। तो देखिएगा मैंने क्या करा है, एक अनबैलेंस करंट लिया है, अनबैलेंस करंट थ्री फेज है, ये दिख रहा होगा IA IB एंड IC, ठीक है। इस अनबैलेंस करंट को सिमेट्रिकल कंपोनेंट में मैं डिवाइड अगर करना चाहूँ, तो मैं तीन कंपोनेंट ले रहा हूँ, जिनके नाम कुछ इस प्रकार रहेंगे, पॉजिटिव सिमेट्रिकल कंपोनेंट, नेगेटिव सिमेट्रिकल कंपोनेंट, एंड जीरो सिमेट्रिकल कंपोनेंट। तो ये जो आप फेजर डायग्राम देख रहे हैं ना, बैलेंस करंट का है, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ये वाला, जो ये ब्लू कलर ब्लैक कलर से आ रहा है, ये वाला ब्लू कलर है, ये वाला, ये बैलेंस बन चुका है। और एक्चुअल में ये क्या था, ये रेड वाला IA IB और IC, और बन चुका है ये ब्लैक वाला, जो कि ब्लैक वाला एक बैलेंस करंट आपको देखने को मिल रहा है। बट ये बना कैसे, ये ब्लैक वाला, ग्रीन और ये पर्पल, ये तीनों ने मिलकर इस रेड को बनाया है एक्चुअल वाले को। तो समझने की कोशिश करेगा, जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए मैंने तीन कंपोनेंट में तो इसे तोड़ दिया है, डिवाइड कर दिया है, जिसे मैंने दे दिया पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस। तो पॉजिटिव मैंने एक फेजर डायग्राम ये लिया है, ठीक है, IA IB IC, IA IB IC इस डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा सेकंड वन ये है IA IB IC, तो नाम रख लेते हैं A1 A2 और A0, ठीक है, 1 2 एंड जीरो, जीरो सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस। इसमें फेज डिफरेंस कितना है, वही 120 डिग्री, ठीक है, तीनों के बीच सेम, इसमें 120 डिग्री तीनों के बीच, और ये जीरो सीक्वेंस है तो इसमें 0 डिग्री तीनों के बीच, ठीक है। अब इन तीनों को, ये पहला वाला हो गया मेरा पॉजिटिव वाला, फर्स्ट, फर्स्ट में ऐड करो ये सेकंड नेगेटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इसमें ऐड कर दीजिए। तो नेगेटिव सीक्वेंस ऐड करने के लिए ये वाला, ये रहा, ये वाला, ये रहा, एंड ये वाला, ये रहा। तो इससे क्या पता चला मुझे, तो मेरा ये है, मैं लिख देता हूँ, एडमिट रहा हूँ, ये मेरा A, ये मेरा B आ गया, ये मेरा A, मेरा B, ये मेरा C, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा A, ये मेरा B, ये मेरा C,
ठीक है, पॉजिटिव में इधर से जा रहा है एबीसी, नेगेटिव में इधर से जा रहा है एबीसी, और ये ए बी सी तीनों सेम फेज में। बस इन्हें मुझे ऐड करना है आपस में। तो देखिएगा ये रहा ए, इसके साथ ये वाला ए ऐड होगा जो नीचे आ रहा है, ये इस तरीके से ये ऐड हुआ यहाँ पे। फिर इसके साथ ये वाला ए ऐड होगा जो इधर जा रहा है, ये ऐड हुआ इधर। इनका रिजल्टेंट निकल के आएगा इस तरीके से, जो कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। तो समझ में आ रहा है, मतलब इन्हें आपको ऐड करना है। फिर बी के ले लीजिए, बी क्या है यहाँ पे, ये बी, ये वाला बी क्या है यहाँ पे, ये बी है। तो ये बी से बी ऐड हो जाएगा, ये रहा बी, तो ये इधर ऐड हुआ यहाँ पे। और फिर सी, सी इधर ही है, ये अपना ये वाला। तो ये इस तरीके से, और इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ये। इसी तरीके सी की बात करेंगे, सी कहाँ है, ये नीचे इस तरीके से। तो ये हुआ सी, फिर इसके साथ ये कहाँ जा रहा है, ऊपर इस तरीके से, और इसका रिजल्टेंट ये। तो ये ओवरऑल ये बन जाएगा जो कि मेरा रिजल्टेंट बन जाएगा अनबैलेंस वाला। तीन बैलेंस को मिला के एक अनबैलेंस बना रहे हैं हम, या एक अनबैलेंस को तीन बैलेंस में तोड़ रहे हैं। ठीक है, जिनके हमने नाम दिया पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस। तो ये होते हैं हमारे सिमेट्रिकल कंपोनेंट। कैलकुलेशन इजी होनी है, हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए जैसे नेगेटिव और जीरो कंपोनेंट जोड़ के ये बना था, इनमें बीच वाला पॉजिटिव और जोड़ दिया। तो जब मैं इन्हें बनाऊंगा तो जो इनका निकल के आएगा रिजल्टेंट वो विशेष प्रकार दिखेगा। ये यहाँ से यहाँ मिला है रिजल्टेंट, ये यहाँ से यहाँ मिला है रिजल्टेंट, ये यहाँ से एक्चुअल में जो मेरा पहला वाला वो था ये बन जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए, चलिए कौन सा ट्रेड कीजिएगा, सिमेट्रिकल कंपोनेंट। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट हमें पता चला कि क्या होता है सिमेट्रिकल कंपोनेंट, अनबैलेंस थ्री फेज क्वांटिटी में बी रिप्लेस बाय द सम ऑफ थ्री सेपरेट बट बैलेंस सिमेट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, एक अनबैलेंस थ्री फेज क्वांटिटी को हमने रिप्लेस कर दिया है थ्री सेपरेट बैलेंस क्वांटिटीज, जो कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट है, एक ही क्वांटिटी के तीन। वो मे भी हो सकती है, करंट हो सकती है, मे भी हो सकती है, वोल्टेज हो सकती है। फर्स्ट, पॉजिटिव सीक्वेंस फेजर। पॉजिटिव सीक्वेंस फेजर को हमने नाम दे दिया, ये मान लिए तीन दिख रहे हैं आपको, वन टू थ्री, जिसमें एबीसी कुछ इस डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैंने आई ए वन पॉजिटिव सीक्वेंस करंट हो गया मेरा, वन से नाम दे रहा हूं उसे मैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सम एंगल डेल्टा। ठीक है, आई बी वन की वैल्यू सेम एंगल, अब बी के लिए भी जाना है तो एंगल यहाँ पर कितना हो रहा है देखना, 120 240, डेल्टा प्लस 240। या फिर उल्टा भी जा सकते हैं, तो माइनस का 120 लिख सकते हैं। ऐसी आई सी वन की बात करेंगे तो प्लस 120, आई सी वन में प्लस 120, और उल्टा जाएंगे तो माइनस का 240। ये ए स्क्वायर और ए बाद में देखेंगे ये कहाँ से आए। ठीक है, ए स्क्वायर ए को मैं अभी आगे स्लाइड में दिखाऊंगा, फिलहाल हम एंगल देख रहे हैं कि हाँ इतना एंगल ये चला, इतना एंगल ये चला। नेक्स्ट, नेगेटिव सीक्वेंस फेजर की बात करेंगे, फिर देखिए आई बी टू आई सी टू। ठीक है, अब ए बी सी इस डायरेक्शन में क्योंकि नेगेटिव सीक्वेंस है। तो आई ए टू, सेम आई ए टू की वैल्यू, आई ए टू सम एंगल डेल्टा। ठीक है, आई बी की बात करेंगे प्लस 120। ठीक है, आई सी की बात करेंगे प्लस 240। या फिर आई बी की बात करेंगे तो आई ए टू माइनस का 240 कर लो उल्टा लाएंगे तो, और इसे माइनस का 120 कर लो उल्टा लाएंगे तो। ठीक है, ए और ए स्क्वायर फिर आ गए, अभी बात करेंगे इसकी आगे चल के। लास्ट, जीरो सीक्वेंस फेजर। जीरो सीक्वेंस फेजर की अगर मैं बात करूंगा तो तीनों सेम फेज में है भाई, आई ए जीरो, आई बी आई ए जीरो, आई सी आई ए जीरो, तीनों सेम फेज में है, तो डेल्टा डेल्टा डेल्टा। ओके, चलिए ए की बात कर लेते हैं। ए क्या है, ए, तो इट इज द ऑपरेटर जो क्या बता रहा है कि कितना एंगल आप ले रहे हैं। ठीक है, इसे मैंने माइनस का 120 है, माइनस का 240 है, इसे एंगल बताने के लिए मैंने ए डिनोट करा है। जैसे देखेंगे आप, मैं कह सकता हूं ऑपरेटर ए एंड इट्स आइडेंटिटी। अगर ए है तो इसकी वैल्यू है वन, मैग्नीट्यूड वन, एंगल 120, इसे मैं ए बोल रहा हूँ। या वो इसका उल्टा क्या लिखा था, माइनस का 240 है ना, 120 जाना हो आप इधर से ऐसे जा सकते हैं, या फिर उल्टा घूमकर 120 240 आ सकते हैं, तो -240। अगर इसकी वैल्यू रखते हैं, इसे चेंज करते हैं पोलर फॉर्म में, क्या होती है, क्या होती है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जे साइन थीटा, क्या होती है वैल्यू, कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 120 पुट करी, कोस 120 0.5 माइनस का, साइन 120 0.86, कैल्सी में रख के देख लीजिए। ठीक, अगर ए स्क्वायर की बात करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब
120 240, या उल्टा जाएंगे तो माइनस का 120। अगर मुझे कुछ ऐसा या ऐसा देखने को मिलना तो उसकी जगह मैं ए स्क्वायर लगा सकता हूँ। ठीक, वैल्यू कैलसी में रख के पुट करके देखिए, कोस 240 की वैल्यू -0.5 और साइन 240 की वैल्यू माइनस का 0.866। तो यहां से अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड करने से ये कैंसिल होगा, 0.5 1। ठीक है, यानी कि ए प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। -1 अगर मैं इधर लिया हूं तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि 1 + a स्क्वायर का कहीं देखने को मिलता है तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट 0 रख सकता हूँ। एंड लास्ट, अगर ए क्यूब निकालना हो तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, सिंपल, ए इंटू ए स्क्वायर कर लेते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर, भाई 1 1 1, और 120 और 240 360, 120 और 240 360। तो कोस 360 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, एंड साइन 360 की वैल्यू, तो सॉरी, कोस 360 की वैल्यू 1 और साइन 360 की 0। तो ए क्यूब की वैल्यू भी मुझे क्या देखने को मिल रही है, 1। ये कुछ एक ऑपरेटर है जो हम यूज कर रहे हैं एंगल दिखाने के लिए कि कितना एंगल ये शिफ्ट है दिखा रहा है। ठीक है, अल्फा ऑपरेटर भी कहते हैं इसे। चलिए वापस आते हैं, रिलेटिंग अनबैलेंस फेजर टू सिमेट्रिकल कंपोनेंट। अब उन्हें कैसे हम रिलेट कर रहे हैं, मेरे पास तीन फेज हैं, ए बी सी। ठीक है, ए को क्या लिख रहा हूं मैं, ए इक्वल्स टू A0 प्लस IA1 प्लस IA2। ठीक है, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस में डिवाइड कर लिया। सिमिलरली IB को लिख सकता हूं मैं IB0 प्लस IB1 प्लस IB2। बट मैंने IB0 IB1 IB2 को तो चेंज कर लिया था ना एक ही फॉर्म में। तो IB0 जीरो सीक्वेंस था तो वो IA0 के बराबर होगा, IB1 पॉजिटिव सीक्वेंस अभी पीछे देखा था ए स्क्वायर, समझ पा रहे हैं, ए स्क्वायर IA1। अब ये स्क्वायर देखिए कहाँ से आया था, ये ए स्क्वायर IA1, ए स्क्वायर IA1, ए स्क्वायर IA1, IB1 की वैल्यू। ठीक, तो इसी तरह मैं इन इक्वेशन को लिख रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने लिखा IB2 की वैल्यू AI A2। ठीक है, IC0 IC1 IC2, वही IC0 IA के बराबर होगा, IC1 AI A1 के बराबर होगा, और IC2 A स्क्वायर IA2 के बराबर होगा। क्या ये आपको दिख रहा है कि तीन इक्वेशन है, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। इन तीन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं मैथमेटिकली। IA1 IB1 IC1 इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ से वैल्यू 1 1 1 1 1 1। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, 1 A स्क्वायर A, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, 1 A स्क्वायर। और देन लास्ट में क्या मिला, IA0 IA1 IA2। ये मैंने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया है। चलिए, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया है, मैट्रिक्स सॉल्व करना इजी भी होता है। ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया तो मैं इसे शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, I A I B I C को IABC। ठीक है, जो कि मेरी फेज है, और ये मेरे कंपोनेंट है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट I0 1 2, और इसे मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ऐड कर लिया ये वाला। ठीक है, जो मेरी क्या है, जो कि मेरी कहलाती है सिमेट्रिकल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अगर अनबैलेंस थ्री फेज क्वांटिटी में बी रिप्लेस्ड बाय द सम ऑफ थ्री सेपरेट बट बैलेंस कंपोनेंट। ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें मैंने ए आपको निकाल के दिखाई दिया है। हाँ जी, अब बात करते हैं, अगर मुझे सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालने हो कैलकुलेशन के लिए, अगर मुझे सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालने हो विद द हेल्प ऑफ फेजर, क्योंकि मुझे तो अनबैलेंस वाली वैल्यू दे रखी होगी, मुझे क्या दे रखा होगा, अनबैलेंस वैल्यू दे रखी होगी इस तरह से, IA IB एंड IC अनबैलेंस है, और मुझे निकालने हैं इनके कंपोनेंट्स, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स। ठीक है, और जीरो। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा, अभी इक्वेशन निकल के आई थी कि IABC = AI0 1 2। ये थी, मुझे यहाँ से I0 1 2 निकालना है, मतलब कंपोनेंट्स निकालना है, तो ए इधर जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, I0 1 2 = A इनवर्स IABC। और ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे आप, ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्वेल्थ की मैथ्स, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/3, 1 1 1 1 1 1 A स्क्वायर ये ए इनवर्स की वैल्यू आएगी आपकी सोल्व करने के बाद। बट ये वैल्यू तो सेम उसकी तरह एक ही तरह मैच हो रही है, बट यहाँ पे ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए स्क्वायर था। तो मैं से क्या लिख सकता हूँ, ये तो ए का कॉन्जुगेट मिल गया मुझे, क्या मिल गया ये, कॉन्जुगेट। क्या मिला ये मुझे, ए का कॉन्जुगेट। तो ए इनवर्स क्या आया, 1/3 A कॉन्जुगेट, इस तरीके से भी आप लिख लिख सकते हैं।
ठीक है। अब मैं इस कंपोनेंट निकाल सकता हूँ, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इक्वेशन वैल्यू रखेंगे 1/3 IA IB IC IA IB A स्क्वायर IC IA A स्क्वायर IB AC। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो ये है आपका सिमेट्रिकल कंपोनेंट। सेम काम ये हम वोल्टेज के लिए भी कर सकते हैं, ये तो हम करंट की बात कर रहे थे। सिमिलरली एक्सप्रेशन किसके लिए होगा मेरा, वोल्टेज के लिए भी ये एक्सप्रेशन मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर बात करें पावर की, तो एपरेंट पावर तो होगी जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट की, थ्री फेज पावर कितनी होगी वो, एपरेंट पावर थ्री फेज वी इंटू आई, वी इंटू आई, वी ट्रांसपोज इंटू आई कॉन्जुकेट। तो वी की वैल्यू ए वी, आई की वैल्यू ए आई। ठीक है। वी ट्रांसपोज है तो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, चेंज हो जाएगा, वी टी ए टी कॉन्जुकेटेड चेंज हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट में चेंज नहीं होता ना, ट्रांसपोज में चेंज होता है, ए आई। ए टी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए टी और ए ट्रांसपोज और ए कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आती है थ्री। कितनी आती है इसके लिए, थ्री। आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिलहाल याद रख ले, थ्री आती है। तो ये एक नया फॉर्मूला बनकर आता है थ्री फेज के लिए। तो ये था एक हमारी समझ के लिए कि हाँ, कि एक अनबैलेंस सिस्टम को हम थ्री बैलेंस सिस्टम में कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। और अभी कैलकुलेशन के लिए कुछ फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिया है, यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स आई है जिससे इजीली निकल जाएंगे, कुछ इक्वेशन निकल के आई है वैसे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं अगर लेता हूँ, 23 में आया हुआ है, उसने मुझे कराया है कि फाइंड द सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ सेट्स ऑफ अनबैलेंस करंट। एक अनबैलेंस करंट देखा है, इसके मुझे वो बता दो, कंपोनेंट बता दो। तो कंपोनेंट बता दूंगा आराम से, आई ए की दे रखा है, आई बी दे रखा है, आई सी दे रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस के फॉर्मूले लगाने हैं। तो फॉर्मूला भी मैंने लिखा था 1/3 IA IB IC, 1/3 IA IB IC ए इंटू, है ना। तो एक बार देख लेते हैं क्या था फॉर्मूला, देखेगा ध्यान से। आई जीरो, पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस। तो जीरो सीक्वेंस के लिए IA IB IC है 1/3, पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए IA AIB A स्क्वायर IC, और नेगेटिव के लिए IA A स्क्वायर और AC। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर ए है, इतना याद रखना है, इजीली हो जाएगा। देखेगा। तो IA की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो IA इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाया 1/3 IA IB IC, तीनों की वैल्यू लिखी, कैलसी की मदद से चेक कर लीजिए आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, कैलसी की मदद से आंसर देखिए 0.45 ∠96.5। जिसे कैलसी चलाने की दिक्कत ना, यूट्यूब से फटाफट आप देख लेना, और पहले देख लो, अब फिर कैलसी से दोबारा एक बार चेक कर लो, क्योंकि पेपर में चेक करना है भाई आपको। ठीक है। नेक्स्ट, सेम IA1 पॉजिटिव सीक्वेंस अगर मुझे निकालना तो कैसे निकालना है। तो 1/3 IA प्लस AIA प्लस, सॉरी IB प्लस A स्क्वायर IC। ठीक है। अभी ए और ए एंगल थे, ए और ए क्या थे, एंगल थे। जो आप चेक कर लोगे, ए का मतलब क्या है, +120, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, +240। ठीक है, जो कि मेरे इसमें ऐड हो जाएंगे, और सोल्व करके आंसर जो मेरा आएगा, ये आ जाएगा 0.94 एंगल -0.1। अब आप कह रहे हैं कि ये माइनस में कैसे आ गया, तो हम जानते हैं ना, ए को क्या लिख सकते हैं हम, ए को क्या लिखते हैं, +120, ए स्क्वायर लिखते हैं -120 भी लिखते हैं ना। तो आप ये काम भी कर सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट, नेगेटिव सीक्वेंस की बात करेंगे। तो IA प्लस ए स्क्वायर IB प्लस AIC, तीनों की वैल्यू रखेंगे, कैलसी की मदद से तीनों आंसर आपके मिल जाएंगे, जो कि मेरे डिनोट कर रहे हैं जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट को। दैट्स इट। चलिए, एक न्यूमेरिकल हो गया, एक और देखते हैं। इसने देखिए क्या बोला है, द फेज वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज साइड ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आर 100 kV, 33 and 38 kV on phase A, B, C respectively. The voltage of phase A leads that the phase by B 100 and lags that phase C 176। ठीक है, जो A की है वो लीड कर रही है B को 100 और लैग कर रही है C को 176.5।
डिटरमाइन द सिमेट्रिकल कंपोनेंट, सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालने हैं, सेम क्वेश्चन। तो वी ए आपको दे रखा है 100, वी बी दे रखा है 33 और वी सी दे रखा है 38। ये इसे लीड, वी ए बी बी को लीड कर रहा है 100 और वी ए बी सी को कर रहा है 176। तो इसे मैं लिख कैसे सकता हूँ? अगर मैं उसे जीरो मान लूँ तो वो उसे लैग कर रहा है, तो वो माइनस का 100 हो जाएगा, और उसे लीड कर रहा है तो 176 हो जाएगा। तो ये मैंने मान लिया। वी ए जीरो मुझे फाइंड करना है, वी ए वन मुझे फाइंड करना है, वी ए टू मुझे फाइंड करना है। तो जीरो सीक्वेंस की अगर बात करो, सिंपल सा फॉर्मूला है वी ए जीरो इक्वल टू 1/3 वी ए वी बी वी सी, तीनों की वैल्यू रखनी है। तो वी ए को मैंने जीरो पे डिनोट कर रखा है, तो जो मेरा वी बी है वो वी ए लीड कर रहा है वी बी को 100, तो वी बी लीड कर रहा होगा 100। हम कैसे कर सकते हैं? अगर ए बी को लीड कर रहा है, ए बी को लीड कर रहा है, तो बी ए को लैग कर रहा होगा ना। तो बी की वैल्यू कितनी लिख ली? जब वो जीरो है तो वो लैग कर रहा होगा से कितना, 100। ऐसी ए सी को लीड कर रहा है, लैग क्या कर रहा है, कहाँ गया, लैग कर रहा है, ए सी को लैग कर रहा है। अगर सी 176 होगा और ये जीरो है तो इसे लैग ही होगी ऑटोमेटिकली। तीनों वैल्यू रखनी है, तीनों वैल्यू को आपको कैलसी में सॉल्व करना है। जिसे नहीं आ रहा भाई, एक बार यूट्यूब पे जाकर उसे चेक करो फटाफट, कैलसी से कैसे करेंगे इसे सॉल्व, और इसे कैलकुलेशन करके देखिए बिल्कुल सही आ रही है या नहीं आ रही। नेक्स्ट पॉजिटिव सीक्वेंस की अगर बात करेंगे तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वी ए वन इक्वल टू 1/3 वी ए प्लस अल्फा बोल दो या ए बोल दो, अल्फा वी बी प्लस अल्फा स्क्वायर वी सी। तीनों वैल्यू फिर यहाँ पुट करी। अब यहाँ देखो, आप देख पा रहे अल्फा की वैल्यू 1 एंगल 120 है ना, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 एंगल माइनस का 120 या 240 भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो कैलसी की मदद से इसका भी आंसर आपका आ रहा है 1/3 151.98 प्लस J42.97, जिसे मैं लिख सकता हूँ डिवाइड करके 50.06 प्लस J14.3 किलो वोल्ट। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं। बात करते हैं नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की। सिमिलरली वी ए टू इक्व टू 1/3 वी ए प्लस अल्फा स्क्वायर वी बी प्लस अल्फा वी सी, तीनों वैल्यू फिर पुट करते हैं 100, अल्फा स्क्वायर की 1 एंगल माइनस 120, वीबी की वैल्यू 30 एंगल माइनस 100 प्लस अल्फा की वैल्यू 1 एंगल 120 एंड वीसी की वैल्यू 38 एंगल 176.5। कैलसी की मदद से सोल्व कीजिए और आंसर देखिए क्या आ रहा है, 30.05 माइनस J4.2 किलो वोल्ट। तो सारा रोल कैलसी का है, कैलसी चलाना सीखना है, आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी एक मैट्रिक्स याद हो जानी है जो कि इजिली हो जाएगी। ठीक, एक न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं, अगर डेरिवेशन बाई चांस आता है थ्री फेज के लिए, एवरेज थ्री फेज पावर इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट, पावर निकाल के दिखा दो भाई सिमेट्रिकल कंपोनेंट की फॉर्म में। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, डेरिवेशन टाइप हो गया, इजी होगा। हमें पता है थ्री फेज जो हमारी पावर है, जो हमारी थ्री फेज पावर है, मैंने पीछे दिखाया था एक फॉर्मूला, दोबारा दिखा देते हैं। एपरेंट पावर ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट ये थी थ्री फेज वी ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट। ठीक है, चलिए तो बात करता हूँ मैं, अगर सिंगल फेज पावर होगी तो, अगर मेरी सिंगल फेज एपरेंट पावर है तो एस सिंगल फेज इक्वल्स टू, जो कि होती है पी प्लस जे क्यू, वो क्या होती है वी इंटू आई कॉन्जुगेट, वी इंटू आई कॉन्जुगेट, वेयर वी आर आई इन द आर फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, आई कॉन्जुगेट इज द कॉन्जुगेट ऑफ आई। ठीक है, आई स्टार इज द कॉन्जुगेट ऑफ आई। अगर थ्री फेज की बात कर रहे हैं तो थ्री फेज में तीनों फेज आ जाएंगे, जिसे मैं लिख रहा हूँ एपरेंट पावर थ्री फेज इक्वल्स टू वी ए आई ए कॉन्जुगेट वी बी आई बी कॉन्जुगेट प्लस वी सी आई सी कॉन्जुगेट। ठीक है, जहां मेरी ए बी सी जो फेज वोल्ट है और आई ए आई बी आई सी कॉन्जुगेट ऑफ फेज करंट से। चलिए, लिखने का तरीका क्या होता है, लिखते हैं ना वी ट्रांसपोज में लिखना है और आई कॉन्जुगेट में लिखना है। तो वी ए वी बी वी सी ट्रांसपोज में लिखा है ना, और ये आई ए आई बी आई सी कॉन्जुगेट में लिखा है। या इसे ट्रांसपोज में लिख के, ट्रांसपोज बिना ट्रांसपोज के लिखोगे तो वी ए वी बी वी सी और आई ए आई बी आई सी, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, एक लिखने का तरीका बताया कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब बात होगी, हमें पता है वी ए बी सी की वैल्यू
पीछे निकाल लिया है AV012 सिमेट्रिकल कंपोनेंट में। ऐसी IABC की वैल्यू A × I012 सिमेट्रिकल कंपोनेंट की फॉर्म में। दोनों वैल्यू को पुट कर लेते हैं, दोनों वैल्यू को पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद ये देखेंगे आप AV012 ट्रांसपोज AI012 कॉन्जुगेट। ट्रांसपोर्ट खोलते हैं तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, ये VA पहले आ गया, A बाद में आ गया, V012 ट्रांसपोज AT और A स्टार मतलब A कॉन्जुगेट और I कॉन्जुगेट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे कर रहे हैं, इस वाले टर्म को, A ट्रांसपोज और A कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक है, देखिए अगर मैं देखता हूँ बैलेंस द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज रिवर्स ऑर्डर। मतलब अगर मेरे पास कोई वैल्यू है A जो कि मैंने निकाल रखी है 111 1A² A 1A² इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज रो कॉलम में चेंज कर रहे हैं, सेम आ रहा है A, आ रहा है सेम। इसके कॉन्जुगेट की बात करेंगे तो कॉन्जुगेट क्या आ रहा है, इसका कॉन्जुगेट निकाल रहा हूं मैं A का। तो आप देख पाएंगे जो A स्टार है वो किसके बराबर होता था, A² के। कॉन्जुगेट मतलब अपोजिट जाना उसका, तो A स्टार A² के और A² A के बराबर हो जाएगा। तो ये चेंज हमने कर दिया, इसका कॉन्जुगेट निकाल दिया, ये हो गया A और ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। अब मैं इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलना है, मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यू कैंसिल हो के ये मेरा बचेगा 3। क्या बचेगा मेरे यहाँ पे 3। देखिए कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई, A ट्रांसपोर्ट इंटू A कॉन्जुगेट। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिलना है, डायगोनल में मिल रहा है 3 3 3 जो कि हमने कॉमन ले लिया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, यूनिटी मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या मिला, सीधा सीधा ओवरऑल 3 आ गया। मल्टीप्लाई आप करके भी दिखा सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रो इंटू कॉलम करना है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। जब पहली रो की पहली कॉलम से करेंगे तो 3 मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, 1 × 1 × 1 × 2। पर जब पहली की दूसरी में कर रहे हैं तो क्या मिला, 1 + अल्फा + अल्फा² 1 + अल्फा + अल्फा² की वैल्यू कितनी होती है, पीछे पढ़ा हमने, 1 + अल्फा + अल्फा² की वैल्यू 0। ठीक है, तो बाकी सारे डायगोनल में 3 3 3 आपको देखने को मिलेगा, बाकी सारी वैल्यू आपकी इस तरीके से आएंगी, 1 + अल्फा + अल्फा² जो कि 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये 3 को माना जाता है अपना, तो 3 यहाँ से निकल जाती है हमारी A ट्रांसपोर्ट इंटू A कॉन्जुगेट की वैल्यू। अब इसी चीज को हम पुट कर लेते हैं, तो मेरी जो 3 फेज अप्रेंट पावर थी वो कितनी होगी, 3 × V012 ट्रांसपोज, इसके लिए UI012 कॉन्जुगेट। ये 1 होता है U मेरा, तो 3V012 ट्रांसपोज I012 कॉन्जुगेट, या 3, इसे शॉर्ट में लिख सकते हो 3S012। तो ये मेरी होती है एवरेज 3 फेज पावर। तो दैट शो द टोटल कॉम्प्लेक्स पावर इन द अनबैलेंस्ड सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ द 3 सिमेट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, जो अनबैलेंस सिस्टम की हमारी पावर होती है वो दिखाती है जो सम कॉम्प्लेक्स पावर होती है वो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होती है। तो ये डेरिवेशन आपको देखने को मिल सकता है पेपर में, इतना टफ नहीं है, एक इजी सा डेरिवेशन है, हल्की सी मैथ लग रही है। और न्यूमेरिकल आएगा तो टोटली बेस्ड ऑन कैलसी, कैलसी होगा तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, अदरवाइज भूल जाइए, बड़ा टफ हो जाएगा बिना कैलसी के करना। तो चलिए, हमने इसका कुछ बेसिक जान लिया है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल चुका है। सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, एक अनबैलेंस सिस्टम को बैलेंस 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर दे, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी होगी, जिससे हम क्वेश्चन में एनालाइज कर सकते हैं, फॉल्ट एनालिसिस कर सकते हैं। फिलहाल हम फॉल्ट की बात करेंगे, तो फॉल्ट एनालिसिस करने में हमारी आसानी हो जाएगी। तो पावर सिस्टम फॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो पावर सिस्टम फॉल्ट में हमें 2 प्रकार के फॉल्ट देखने को मिल रहे हैं बेसिकली आपको। एक को बोल रहे हो आप ओपन सर्किट फॉल्ट एंड सेकंड वन को बोल रहे हैं हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, अब ओपन सर्किट फॉल्ट कौन से होते हैं, ओपन सर्किट मतलब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, 3 कंडक्टर जा रहे हैं। ठीक है, 1 कंडक्टर ओपन, एक कंडक्टर टूट गया ऊपर से, 2 कंडक्टर ओपन, 2 कंडक्टर टूट गए ऊपर से, या 3 कंडक्टर ओपन, 3 कंडक्टर में टूट गए ऊपर से, ब्रेक हो गए ऊपर से। तो ये ओपन सर्किट फॉल्ट है, जिनमें कुछ इतना खास नुकसान हमें देखने को नहीं मिला। बट जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है
इनसे हमारा नुकसान ज्यादा हो रहा था। तो कैलकुलेशन भी हम इसी की कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में हमें दो प्रकार के फॉल्ट देखने को मिल रहे हैं। एक को हमने नाम दे दिया सिमेट्रिकल फॉल्ट, एक को नाम दे दिया हमने अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिक फॉल्ट दो कैटेगरी में बांट दिया, क्योंकि ये इजीली हो जाएंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सिमेट्रिकल फॉल्ट होंगे, अनसिमेट्रिकल जैसे थ्री फेज है अपने, अनसिमेट्रिकल कैसे तीन फेज में से एक में फॉल्ट हो गया, दो अब भी ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। दो में फॉल्ट हो गया आपस में, एक अब भी ऐसे चल रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। और जो सिमेट्रिकल होता है उसमें क्या होगा, थ्री फेज है, या तो तीनों शॉर्ट सर्किट हो गए या तीनों शॉर्ट सर्किट हो गए विद अर्थ, ये हो गए सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो सिमेट्रिकल के अंदर दो मिलियन थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, तीनों आपस में शॉर्ट हो गए, या थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, तीनों फेज का ग्राउंड से हो गया शॉर्ट सर्किट। और अनसिमेट्रिकल में हमें क्या मिला, फर्स्ट सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, और लाइन टू लाइन फॉल्ट। मतलब तीन फेज थे, एक का ग्राउंड से हो गया, या फिर तीन फेज थे, दो को मिला के दोनों का ग्राउंड से हुआ है, या तीन फेज हो गए या दोनों का आपस में हो। तो ये मेरे हो गए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर। ठीक। अब फॉल्ट की बात करते हैं। तो फॉल्ट एनालिसिस करने में जो हम मैक्सिमम फॉल्ट करंट होगा उसे एनालिसिस करेंगे, प्लस मिनिमम भी करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम फॉल्ट करंट एनालिसिस करने से फायदा क्या है, अगर मुझे शॉर्ट सर्किट हो रहा है मेरे पावर सिस्टम में, ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसमें अगर मुझे चेक करना है कि मेरा सिस्टम कब फॉल्ट होगा, तो उसके लिए मैं रिले लगा रहा हूँ। रिले मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया है ना, सेंसर प्रोवाइड करता है कि फॉल्ट हुआ है नहीं हुआ है, तुरंत सेंस कर देती है, ट्रिप कर देती है सर्किट को। तो जो रिले है वो क्या मेजर करेगी, मैक्सिमम फॉल्ट करंट मेजर करेगी या मिनिमम फॉल्ट करंट मेजर करेगी। तो रिले का काम है मिनिमम फॉल्ट करंट मेजर करना, जिसकी वजह से हमारे सर्किट को सुरक्षित बचा ले। मिनिमम जो भी फॉल्ट करंट होगा मेजर करेगा, तुरंत सर्किट को ट्रिप करेगी, सर्किट हमारा बच जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ सर्किट ब्रेकर की, तो सर्किट ब्रेकर मेजर मतलब बना होता है मैक्सिमम फॉल्ट करंट के अकॉर्डिंग, जितना मैक्सिमम फॉल्ट करंट होगा उतना वो सहन कर पाएगा, ब्रेक कर देगा सर्किट को। चलिए बात करते हैं, और जो हम इसमें निकालेंगे मैक्सिमम फॉल्ट करंट को लेकर चलेंगे, अजम्पशन लेकर जो चलेंगे। तो पहला फॉल्ट ये है हमारा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, थ्री फेज है, ए बी एंड सी। फेज ए में फॉल्ट कर हुआ, जो ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, और एक इम्पीडेंस मिला देखने को हमें, जिसे हम बोल रहे हैं जेड। ठीक है, डायग्राम सिंपल है। अब इसके अंदर कुछ अजम्पशन हम लेके चलेंगे सर्किट डायग्राम के अंदर, कि जो फॉल्ट इम्पीडेंस है वो जेड एफ मान लिया, तीन फेज है जिनमें करंट आई ए आई बी आई सी है। नॉर्मल कंडीशन में तीनों ओपन, मतलब जो हम केस लेके चलते हैं, नो लोड केस लेके चलते हैं, तीनों नो लोड पे वर्क कर रहे हैं। तीनों में करंट कितनी होगी, जीरो होगी आप बिफोर फॉल्ट, आई ए जीरो, आई बी जीरो, आई सी जीरो। तीनों की वोल्टेज वी ए, वी बी एंड वी सी बिफोर फॉल्ट। बट जब फॉल्ट अकर हुआ फेज ए में, तो फेज ए में जो करंट होगा वो फॉल्ट करंट होगा, जो किसके इक्वल हो जाएगा, आई ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। बाउंड्री कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो ओनली फेज ए कनेक्टेड टू ग्राउंड एट द फॉल्ट, फेज बी और सी ओपन सर्किट, कैरी नो करंट। फॉल्ट ए केवल कनेक्ट हुआ है ग्राउंड से, जो कि एक सर्किट बना रहा है जिसके अंदर फॉल्ट करंट फ्लो हो गया। बी और सी पे कोई इसका इफेक्ट नहीं है, उसके अंदर अभी कोई भी करंट नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ आई बी भी जीरो है, आई सी भी जीरो है, और जो फोल्ड करंट है वो आई है, आई एफ के इक्वल होगी। द वोल्टेज अबोव ग्राउंड फोल्ड, और जो वोल्टेज हमें देखने को मिल रही है वो वी ए इक्वल्स टू जेड एफ आई ए हो गई। जेड एफ मेरा जो इम्पिडेंस मुझे मिला है, वोल्ट इम्पिडेंस। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक सिमेट्रिकल कंपोनेंट फॉल्ट करंट ढूंढने हैं, जिसे मैं इस ड्राइव करके दिखाऊंगा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये चीज आपको समझ में आई, सिंपल डायग्राम है। कुछ बातें हैं जो हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं। पहला क्या है, कि जो फॉल्ट करंट है उसमें फॉल्ट इम्पीडेंस होगा जेड एफ। दूसरा जो फॉल्ट करंट होगा वो इक्वल हो जाएगा ए के। तीसरा जो बात हुई, जो ए और बी और सी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बी कोई करंट कैरी नहीं कर रहे हैं, जीरो जीरो है। और जो वोल्टेज होगी फॉल्ट वाली वो वी ए के इक्वल हो जाएगी। चलिए कैलकुलेशन पर आ जाते हैं।
तो अगर मैं फॉल्ट करंट की बात करूँ, इसके सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकाल लें, अभी सीखा है। तो आई ए हमारा फॉल्ट करंट था, तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकाल रहे थे, जीरो सिमेट्रिकल कंपोनेंट, पॉजिटिव सिमेट्रिकल कंपोनेंट और नेगेटिव सिमेट्रिकल कंपोनेंट। तो देखिए फॉर्मूला अब भी आपको याद होगा, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, आई ए इक्वल्स टू 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, याद है? ठीक है। बट अभी हमने देखा आई बी और आई सी की वैल्यू जीरो है, तो जीरो जीरो पुट कर दिए, तो यहाँ से मेरे आई ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आई ए। सी पॉजिटिव सीक्वेंस की अगर बात करें तो फॉर्मूला मुझे याद है, 1/3 आई ए प्लस अल्फा आई बी प्लस अल्फा स्क्वायर आई सी। बट आई बी और आई सी जीरो है, तो यहाँ भी मेरी आई ए वन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आई ए। थर्ड बात करूं नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की, तो फॉर्मूला ये भी याद है, 1/3 आई ए प्लस अल्फा स्क्वायर आई बी प्लस अल्फा आई सी। आई बी आई सी की वैल्यू जीरो ही है, तो 1/3 आई ए ही वैल्यू होगा, यानी कि तीनों सीक्वेंस की वैल्यू सेम आ रही है, 1/3 आई ए। ठीक है। अभी इस सर्किट पे बाद में आते हैं, फिलहाल कैलकुलेशन देख लेते हैं। मैंने आई तीनों सीक्वेंस करंट निकाल लिए हैं, सर्किट की तरफ बाद में चलेंगे। तीनों सीक्वेंस करंट निकालने के बाद मैं आता हूं, वी कंक्लूड दैट इन केस ऑफ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सीक्वेंस करंट आर इक्वल। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं वोल्टेज की। तो सीक्वेंस वोल्टेज अगर बात करूं मैं, तो वी ए जीरो, वी ए वन और वी ए टू, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जो कि मैं किस प्रकार लिखूंगा, जनरेटिंग कितनी है, ई ए जीरो, ई ए वन, ई ए टू, माइनस कर देते हैं इम्पीडेंस इंटू करंट, इम्पीडेंस इंटू करंट, इम्पीडेंस इंटू करंट। बट बात है, ई ए जीरो, ई ए वन, ई ए टू सीक्वेंस जनरेटेड वोल्टेज ऑफ फेज ए, जिनके इम्पीडेंस है जेड ए जीरो, जेड ए वन, जेड ए टू, जो कि सीक्वेंस इम्पीडेंस है, वो फॉलो कर रहे हैं आई ए जीरो, आई ए वन और आई ए टू। इसकी सहायता से जब मुझे पता है आई ए जीरो, और केवल कौन सा करंट मिलता है मुझे यहाँ पे मुझे मिलेगा केवल पॉजिटिव, कौन सा मिलेगा, केवल पॉजिटिव सीक्वेंस। ये एक डेरिवेशन है जो पीछे कर, ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, कि जो मुझे जनरेटिंग स्टेशन से वोल्टेज मिल रही है, जो मुझे आ रही है, वो केवल कौन सी जनरेट हो रही है, पॉजिटिव सीक्वेंस जनरेट हो रही है, नॉट नेगेटिव, नॉट जीरो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि ई ए जीरो और ई ए टू की वैल्यू जीरो रखनी है, और हम जानते हैं वी ए कितना होगा, वी ए होगा वी ए जीरो प्लस वी ए वन प्लस वी ए टू, तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। वी ए ये जीरो है, तो माइनस का जेड आई ए जीरो। ठीक है। पॉजिटिव सीक्वेंस मुझे मिला है, जिसे मैं वी एफ के इक्वल बोल रहा हूँ, वी एफ माइनस जेड ए वन आई ए वन, और फिर नेगेटिव सीक्वेंस ई ए टू की वैल्यू जीरो, ये मिल गया। अब यहां से बस आपको क्या वैल्यू निकालनी है, फॉल्ट करंट निकालना है। फॉल्ट करंट किसके बराबर है, आई ए के इक्वल है, निकाल दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे, आई ए 1/3 कॉमन अंदर बच गया, जेड ए जीरो, जेड ए वन, जेड ए टू। आई ए इधर भी है, आई ए इधर भी है, एक साइड ले जाते हैं, कॉमन ले लेते हैं और डिवाइड में भेज देते हैं, तो आई की वैल्यू आ गई वी एफ अपॉन जेड एफ 1/3 जेड ए जीरो, जेड ए वन, जेड ए टू। ठीक। अब मैं कह सकता हूँ, सिंस ऑल द इम्पीडेंस एंड वोल्टेज वी एफ एट द फोल्ड पॉइंट आर नोन, द फोल्ड करंट कैन बी डिटरमाइन कंबाइनिंग। कंबाइन कर दो, मुझे पता है आई ए जीरो, आई ए वन, आई ए टू इक्वल्स टू कितना, 3 आई ए होता था ना, 3 आई ए, तो यहाँ पे 3 आई ए की वैल्यू, थ्री से यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 3 जेड एफ हो जाएगा, 3 जेड एफ हो गया, ये रहा, कंबाइन कर दिया इन्हें हमने। या लिख सकते हैं वी ए वी बी वी सी फॉल्ट कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग, वी ए वी बी सी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये एक आपका सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट था, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल के दिखा दी है, ये दी, सिमेट्रिकल कंपाउंड इक्वल है, तीनों बराबर होते हैं। आई ए की वैल्यू ये दी, जो कि फॉल्ट करंट है, इसकी मदद से ये डेरिवेशन है, प्लस इस पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं डायग्राम की। डायग्राम में आपको पता चला, जो मुझे वोल्टेज मिल रही है जेनरेटिंग स्टेशन, वो केवल पॉजिटिव सीक्वेंस में मिलती है, ये आपको याद रखनी है टर्म, पॉजिटिव सीक्वेंस में ही मुझे वो जनरेट मिलनी है, तो ये मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस का डायग्राम बना है, ये मेरा ई है जनरेटिंग वोल्टेज, इम्पिडेंस और करंट आई ए वन, पॉजिटिव सीक्वेंस का ये हो गया, और जो बाहर मेरी वोल्टेज मिल रही है वो कितनी है, वी ए वन। ठीक है। दूसरी चीज, नेगेटिव सीक्वेंस में केवल आपको क्या मिलेगा, इम्पिडेंस, ये रहा। ठीक है। तीसरी चीज याद जो रखनी है,
जीरो सीक्वेंस में आपको न्यूट्रल का भी इंपिडेंस मिलता है, जीरो सीक्वेंस में आपको न्यूट्रल का भी इंपिडेंस मिलता है। जो जीरो सीक्वेंस था वो जेड ए तो था ही, प्लस साथ में क्या मिलेगा, न्यूट्रल का इंपिडेंस कितना होता है यहाँ पे, 3 ZN होता है। ये भी एक डेरिवेशन है जो कि आप याद रख रहे हो। ठीक है, तो दो चीज याद रखनी होगी, पॉजिटिव सीक्वेंस में हमारा जनरेटिंग टर्मिनल मिल रहा है, और जीरो सीक्वेंस में मुझे न्यूट्रल का इंपिडेंस भी देखने को मिलता है जो कि होता है 3 ZN। ठीक है, इसकी वोल्टेज VA2, इसकी वोल्टेज VA0। अब तीनों में जो करंट थी वो सेम थी, क्योंकि क्यों थी, जो IA1 था, जो IA2 था, जो IA3 था, वो IA0 सॉरी, वो तीनों इक्वल थे। तीनों इक्वल का मतलब ये काय में जोड़ दो जी, सीरीज में होने चाहिए, तो इन्हें आपने सीरीज में जोड़ दिया इन तीनों टर्मिनलों को, और एक सर्किट ड्रॉ कर दिया। ठीक, इस सर्किट को इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, और जो न्यूट्रल वाले को उसे 3 ZF आप अलग भी लेके जा सकते हो। दैट्स इट। तो ये था इसका सर्किट डायग्राम। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिला है छोटा सा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फॉर अ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एट द टर्मिनल ऑफ एन अनलोडेड जनरेटर, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट वाज फाउंड टू बी 50 एम्पियर। एक पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फाउंड हुआ वहां पे 50 एम्पियर। डिटरमाइन द सीक्वेंस करंट इन फेज बी एंड सी। बी और सी में करंट बता दो भैया कितना होगा। अभी पढ़ का है हम, अभी अभी जस्ट पढ़ का है। अगर मेरे पास एक सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है जिसके अंदर 3 फेज है, अगर मान लो ए फेज में मेरा करंट हुआ फॉल्ट, और यहाँ का मुझे पॉजिटिव सीक्वेंस करंट मिल गया। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट को क्या लिखूं मैं, IA1। IA1 कितना हो गया मेरा, 50 एम्पियर। ये तो है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट 50। तो मुझे तो ये पता था कि जो दूसरे फेज है इनमें तो करंट होता ही नहीं था, इनमें तो जीरो था, ये तो ओपन सर्किट थे। यही तो बात थी। और पहले फेज के पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है वही उसका नेगेटिव सीक्वेंस करंट होगा, और वही उसका जीरो सीक्वेंस करंट होगा, क्योंकि पहले फेज में तो तीनों इक्वल आए थे, अभी डेरिवेशन में देखा हमने। तो मैं क्या कह सकता हूँ, आंसर में क्या कह सकता हूँ मैं, ये कि गिवन है मुझे IA1 पॉजिटिव सीक्वेंस करंट 50 एम्पियर, और फाइंड करने मुझे IB और IC। बट मैं तो जानता हूँ जो IA0, IA1 और IA2 होते हैं वो IA/3 होते हैं। तो अगर मुझे IA निकालना है, IA में फेज करंट कितना था, 150 एम्पियर हो जाएगा, 3 × 50। बट एंड सिंस ओनली फेज इज कनेक्टेड टू ग्राउंड एट द फॉल्ट, फेज बी एंड सी आर ओपन सर्किट, कैरी नो करंट, तो IB और IC की वैल्यू कितनी होगी, 0। और आपके ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का। तो 7 मार्क्स में ये था, बट ओनली बेस्ड ऑन डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन पता है तो मुझे हो जाएगा ये। प्लस ये आपको ऐड करके भी दे सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स था जो मुझे दूसरे पार्ट में काम आएगा। अब इसके जो इसका दूसरा पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, सेकंड पार्ट में भी ये आपको बेसिक ध्यान रखना है थोड़ा सा। सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, सिमेट्रिक कंपोनेंट्स कुछ नहीं है, हमने क्या करा है, एक अनबैलेंस सिस्टम को बैलेंस सिस्टम दिखाने के लिए उसे 3 कंपोनेंट में तोड़ा है, जिन्हें हमने नाम दिए हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। जो कि मैंने आपको दिखाया भी था कि अगर एक बैलेंस सिस्टम है तो उसे 3 प्रकार से कैसे जोड़ के बनाया है। मतलब कि आप देख पा रहे होंगे, एक ये जो ओवरऑल बना है इसके अंदर जो रेड वाला है वो अनबैलेंस सिस्टम है, जो 3 बैलेंस सिस्टम जोड़ के बना है, जिसमें आपका ये ब्लैक आ रहा है, एक ग्रीन आ रहा है, और ये पर्पल आ रहा है। इन तीनों को जोड़ के ये एक अनबैलेंस बनेगा, जो कि ये तीन जो है ये बैलेंस है, जिसमें ये और ये है। इसे इस तरीके से ड्राइव करा हमने, इसे इस तरीके से ड्राइव करा, तीनों को ऐड कर दिया इस तरीके से। ठीक, तो ये था आज आपका लेक्चर। आई थिंक समझ आया होगा आपको कुछ। सो थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।